Chapters 1849 Ancestor of the New Dragonman, 1850 Making Arrangements in Eastern Sea, 1851 Interfering in Three Regions, 1852 Contest over Gu Refinement Chapter Start Chapter 1849 नए ड्रैगनमैन का पूर्वज 1849 नए ड्रैगनमैन का पूर्वज सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में एक जोरदार आवाज हुई जब उसमें बहुत सारा व्हाइट लिची इमॉर्टल एसेंस झोंका गया और आसमान को छूटी हुई एक बड़ी सी आग की लपेट उठी। अस भड़कती हुई आग के बीच ड्रैगनमैन क्लोन एगी बैंड किए पालथी मारे बैठा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे गहरी नींद में सो गया हो। इसी बीच उसका जिस्म पिघलना शुरू हो गया था, बिल्कुल अस लोहे की तरह जिसे अभी अभी पिघला कर लिक्विड बनाना शुरू किया गया हो। जाहिर सी बात है, ये चीज बहुत दर्दनाक थी, लेकिन ड्रैगनमैन क्लोन की आत्मा पहले ही जिस्म छोड़ चुकी थी। वो अब लंग या लैंड स्पिरिट के बगल में खड़ी थी। फैंग युआन की बॉडी खुद रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही थी, जबकि लंग या लैंड स्पिरिट, सिक्स्थ हेयर और बाकी सब उसकी हेल्प कर रहे थे। फैंग युआन ने अपने रिफाइनमेंट पथ के लगभग सारे एक्सपर्ट्स यहीं बुला लिए थे। वो पूरी जान लगा रहा था। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, ड्रैगनमैन क्लोन का मांस और खाल धीरे धीरे सूजने लगा और यूएस पर छाले पड़ गए। जल्द ही उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म पर बबल बन गए हैं जो अभी फट जाएंगे। संभाल कर और स्टेडी रहो, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, लंग या लैंड स्पिरिट। फैंग युआन खुद सिचुएशन को संभाल रहा था और साथ हाई इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। लैंग या लैंड स्पिरिट ने सर हिलाया। फैंग युआन को ड्रैगनमैन क्लोन को पूरी तरह जलाकर पिघलाना नहीं था। अगर वो ऐसा करता तो यह यूज मारने के बराबर होता। फैंग युआन को बस यह करंट कंडीशन चाहिए थी, जहां ड्रैगनमैन क्लोन अपनी बर्दाश्त की हद तक पहुंच चुका था, लेकिन तबाही से बस एक कदम दूर था। इस स्टेट को मेंटेन करने के लिए गु इमॉर्टल को यूएस तेज आग को कंट्रोल करना था और साथ हाई ड्रैगनमैन क्लोन की हालत पर भी पूरा ध्यान देना था। फैंग युआन ने यह काम लंग या लैंड स्पिरिट को सौंप दिया। वो अब सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट बन चुका था जो स्टेबल और शांत था। उसके पास रिफाइनमेंट पाथ का इतना गहरा एक्सपीरियंस था जिससे फैंग युआन कंपेयर भी नहीं कर सकता था। ये वो स्टेप था जिसमें जरा सी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं थी। फैंग युआन को पूरा भरोसा था कि लंग या लैंड स्पिरिट इससे संभाल लेगा। इसके बाद फैंग युआन ने रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू किया और बिजली की लकीरें इकट्ठी होने लगी। ये बिजली की चिंगारियां एकदम काली और चॉपस्टिक्स की तरह मोती थी। वो लगातार कड़क रही थी। बिजली की वो चिंगारियां भड़कती आग में ऐसे घुस गईं जैसे किसी खाली जगह में जा रही हों। अन पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। फैंग युआन के कंट्रोल में बिजली की चिंगारियां ड्रैगनमैन क्लोन के जिस्म में घुस गईं, खून और मांस के लोथरों को चीरती हुई उसके नरम हड्डियों के ढांचे से जा चिपकी। एकदम काली बिजली की चिंगारियों ने हड्डियों के ढांचे को जगह पर फिक्स कर दिया और फिर धीरे धीरे बाहर आने लगी। अपने साथ ड्रैगनमैन क्लोन की बाजू की एक हड्डी को भी बाहर ले आया। बाजू की हड्डी हीट रेजिस्टेंट नहीं थी, वो पिघलने के आसार दिखाने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त सिक्स्थ हेयर जो पहले से तैयार था, उसने रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन एक्टिवेट किया और बुलबुलों की लहरें भेजे दी। फैंग युआन ने जल्दी से बाजू की हड्डी को अन बुलबुलों में फेंक दिया। बुलबुलों ने बाजू की हड्डी को घेर लिया और तेजी से ऊपर उठ गए, भड़कती आग के ऊपर से निकलते हुए। हेरी मैन गु इमॉर्टल्स वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिजली के प्लाज्मा का एक पूल तैयार किया हुआ था। बाजू की हड्डी को बिजली के प्लाज्मा में डाल दिया गया और यूस लगातार रिफाइन किया गया। यह पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में एक और हेरी मैन गु इमॉर्टल ने काम संभाला। उसने बाजू की हड्डी को धोने के लिए एक हरे करंट में रखा। तीसरा स्टेप बाकियों ने संभाला। बाजू की हड्डी को सेका गया, धोया गया और साफ किया गया। उसका साइज बहुत छोटा हो गया और उस हल्के सफेद रंग की हड्डियों से बनी मिट्टी के ढेर में दफना दिया गया। इसके बाद रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन ने हड्डियों वाली मिट्टी के टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए टाइम पथ की पावर का इस्तेमाल किया। हड्डियों वाली मिट्टी धीरे धीरे बाजू की हड्डी में अब्जॉर्ब होती गई और उसका साइज छोटा होता गया। बाजू की हड्डी ने सिर्फ आधी मिट्टी अब्जॉर्ब की थी कि वो रुक गई। यूज बाहर निकाल लिया गया। अभी भी 3 स्टेप्स बाकी थे। ये तो सिर्फ बाजू की एक हड्डी थी, जबकि ड्रैगनमैन क्लोन के शरीर में कुल 3000 से ज्यादा हड्डियां थी। अन सभी को इसी तरह प्रोसेस किया जाना था। और ये तो सिर्फ हड्डियों की बात थी। ड्रैगनमैन क्लोन का मांस, खून, दिमाग, ऑर्गन्स, नाखून और बाल, सबको रिफाइन करना था। ये बहुत ही थका देने वाला काम था। अकेले फैंग युआन की एफिशिएंसी बहुत कम थी, इसीलिए उसने अपने सारे रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट्स को काम पे लगा दिया था। खैर, भले हाई ड्रैगनमैन क्लोन का रिफाइनमेंट थका देने वाला था,
पर मुश्किल नहीं था। सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि ड्रैगनमैन क्लोन की कंडीशन मेंटेन करने के लिए हर वक्त ध्यान देना जरूरी था। लैंग या लैंड स्पिरिट इसकी जिम्मेदारी ले रहा था, इसलिए फैंग युआन बेफिक्र था। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में 3 दिन और 3 रात के बाद लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन आखिरकार रुक गया। उसकी हड्डियां वापस जोड़ दी गईं, उसके बाल, खून, मांस, नाखून, ऑर्गन्स और दिमाग सब कुछ ठीक से रिफाइन हो चुका था। वो अब ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन किलर मूव से इम्यून था। जब ड्यूक लॉन्ग ने ड्रैगनमैन की उम्र बढ़ाने वाला मेथड बनाया था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, की पाथ और ह्यूमन पथ की गहराइयों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब फैंग युआन के पास भी इन तीनों एस्पेक्ट्स में एक्सपर्टीज की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से फैंग युआन का रिफाइनमेंट पाथ का फाउंडेशन ऐसा था जिसका ड्यूक लॉन्ग मुकाबला भी नहीं कर सकता था। और अपनी विजडम पाथ एबिलिटी के साथ अगर काफी टाइम दिया जाता तो फैंग युआन यकीनन किलर मूव ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन को तोड़ सकता था। ऐसा कोई किलर मूव नहीं था जिसे तोड़ा ना जा सके। बस बात इतनी थी कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस जरूरी था, लगातार ट्रायल एंड एरर के लिए बहुत टाइम चाहिए था। ड्रैगन पैलेस हासिल करने के बाद फैंग युआन को ड्रैगनमैन एक्सपेरिमेंट्स के रिसर्च रिजल्ट्स मिल गए थे, जिससे यूज बहुत हेल्प मिली। असल में वू शुआई उस वक्त सक्सेस के बहुत करीब था। भले ही उसने ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन किलर मूव को असल में नहीं तोड़ा था, उसने बहुत सारे आइडियाज सोचे थे, बस उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास टाइम की कमी थी। ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन से पहले के आखिरी दौर में ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल्स ने वू शुआई के साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने अपने इमॉर्टल एपर्चर्स को सेंट्रल कॉन्टिनेंट में टेस्ट लोकेशंस के तौर पर रखा। उन्होंने इन सभी मेथड्स को अलग अलग ट्री किया, वो उम्मीद के बीज बो रहे थे। ड्रैगनमैन ब्लेस्ड लैंड जिसका सामना फैंग झेंग ने किया था, वो उन्हीं में से एक था। ऑफ कोर्स यह ब्लेस्ड लैंड्स के पहले बैच में से नहीं था। ब्लेसड लैंड्स में दिखने वाले ड्रैगनमैन गो इमॉर्टल्स ने अपने खुद के इमॉर्टल एपर्चर्स रखे थे, हर बार पिछली जनरेशन की जगह लेते हुए। फैंग युआन को नहीं पता था कि कितनी जनरेशंस गुजर चुकी थी और ना हाई यूज परवाह थी। लेकिन उसने इस कीमती इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ये डिड्यूस करने के लिए किया कि वू शुआई के सोचे गए सारे मेथड्स में से कौन सा प्लान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होने की उम्मीद रखता था। फैंग झेंग से जुड़े मामलों की इंफॉर्मेशन फैंग युआन को तब मिली जब शेन कॉन्गशेंग ने यूज अपनी सोल सर्च के रिजल्ट्स दिए। शेन कॉन्गशेंग को नहीं पता था कि यह इंफॉर्मेशन कितनी कीमती थी, वो तो एक तरह से फैंग युआन को सॉल्यूशन हाई दे रहा था। फैंग युआन के पास आखिरकार ड्रैगनमैन रेस को मॉडिफाई करने की एबिलिटी और क्लूज थे। आज से ड्रैगनमैन क्लोनस किलर मूव ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन से पूरी तरह इम्यून हो जाएगा। हाँ, लेकिन यह सिर्फ ड्यूक लॉन्ग के ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन के लिए था। अगर फैंग युआन खुद ऐसा कोई मूव बनाता तो ड्रैगनमैन क्लोन पर उसका असर जरूर होता। आखिरकार नया ड्रैगनमैन क्लोन फैंग युआन ने खुद बनाया था, वो उसके बारे में सब कुछ जानता था। इस पॉइंट पर उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। फैंग युआन के ड्रैगनमैन क्लोन की आत्मा ने ओरिजिनल ड्रैगनमैन बॉडी को आदत डाल ली थी, इसलिए वो भी ड्यूक लॉन्ग के ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन किलर मूव के प्रभाव में थी। इसलिए अब यूज ड्रैगनमैन क्लोन की आत्मा को मॉडिफाई करना था। इसके लिए रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। फैंग युआन के पास सोल पाथ के ढेर सारे मेथड्स थे। आत्मा से डील करना जिस्म से डील करने से कहीं ज्यादा आसान था। इत्तेफाक से ड्रैगनमैन क्लोन के सोल फाउंडेशन को इंप्रूव करने की जरूरत तो थी ही, इसलिए फैंग युआन ने अचानक से ड्रैगनमैन क्लोन को कल्टिवेट करने के लिए सोल एक्सपेंडिंग मिरियड गट्स फॉर्मेशन में डाल दिया। सोल फाउंडेशन एंस्लेवमेंट पाथ की नींव थी। अभी के लिए ड्रैगन पैलेस ने 4 ड्रैगन जनरल्स को गुलाम बनाया हुआ था और ये उसकी लिमिट थी। और जिंदा लोगों को गुलाम बनाने के लिए ड्रैगन पैलेस के लॉर्ड को अपनी आत्मा से यूज सपोर्ट देना पड़ता। यह नोट करते हुए फैंग युआन समझने लगा कि पिछली लाइफ में ड्रैगन स्पिरिट ने बाइनिंग बिंग को क्यों मान्यता दी थी। उस वक्त जरूर कोई इमरजेंसी रही होगी। ड्रैगन पैलेस को बाइनिंग बिंग की आत्मा की जरूरत थी ताकि बोझ बांट सके और इविल ड्रैगन दी ज़ैंग शेंग को गुलाम बना सके। ड्रैगन स्पिरिट शुरू से हाई ड्रैगन पैलेस को कंट्रोल कर सकता है। यह हेवनली स्पिरिट्स और लैंड स्पिरिट्स की तरह ही है। ये एक मास्टर को मान्यता दे सकता है और हमेशा के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स ड्रैगन स्पिरिट का एक्सेप्टेंस पाने के लिए किसी के पास ड्रैगनमैन आइडेंटिटी और ड्रैगनमैन रेस को डेवलप करने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए फैंग युआन मुस्कुराया। ड्रैगनमैन रेस को डेवलप करना नामुमकिन नहीं था। फैंग युआन ने पहले ही बड़े पैमाने पर वेरिएंट ह्यूमंस को पालना शुरू कर दिया था, एक तो ह्यूमन पाथ को समझने के लिए, दूसरा इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने के लिए और आखिर में वेरिएंट ह्यूमन इनहेरिटेंसेस हासिल करने की कोशिश करने के लिए।
वो ड्रैगन में को डेवलप करे या ना करे, उसके लिए क्या फर्क पड़ता था? कोई नहीं। ऑफ कोर्स, फैंग युआन अपनी नई ड्रैगनमैन रेस को पालने जा रहा था, वो पुरानी ड्रैगनमैन रेस को तो बिल्कुल डेवलप नहीं करेगा। इसीलिए एक तरह से फैंग युआन अब इस नई ड्रैगनमैन रेस का एंसेस्टर था। हेवनली कॉर्ट को रेस की परवाह थी, वो उनका बेसिस था। लेकिन फैंग युआन को कोई परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर ड्रैगन में सब पर राज करने लगे? फैंग युआन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसका एक हाई गोल था, इटर्नल लाइफ। अगर ड्रैगनमैन बनने से वो इटर्नल लाइफ हासिल कर सकता, तो फैंग युआन फौरन अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी छोड़कर साइड बदल लेता, भले ही अनगिनत लोग अपने इंसान होने पर गर्व करते हैं। ड्रैगनमैन क्लोन का कोई नाम नहीं था, तो उसका नाम वू शुआई होगा। फैंग युआन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ड्रैगनमैन क्लोन ने अपनी आत्मा को कल्टिवेट और मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। टाइम पाथ क्लोन अभी भी विजडम की रोशनी का इस्तेमाल करके अनंत डिडक्शंस कर रहा था। ड्रीम पाथ क्लोन अभी भी इंतजार कर रहा था। फैंग युआन पहले तो चाहता था कि ड्रैगन पल्स उसके ड्रीम पाथ क्लोन की ट्रिब्यूलेशन में हेल्प करे, लेकिन यूज हासिल करने के बाद उससे रियलाइज हुआ कि ड्रैगन पल्स के पास कोई ड्रीम पाथ डिफेंसिव किलर मूव था ही नहीं। इससे फैंग युआन का प्लान फ्लॉप हो गया। अगर कोई ड्रीम पाथ ट्रिब्यूलेशन होती, तो फैंग युआन खुद को कैसे डिफेंड करता? इस वक्त तो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील भी बेकार हो जाता। एक रास्ता था, जो था ड्रीम टोकन इमॉर्टल गू को कोर बनाकर एक काम का ड्रीम पाथ किलर मूव डिड्यूस करना। लेकिन इस मूव को रैंक 8 का होना जरूरी था। फैंग युआन के पास विजडम पाथ अटेनमेंट था, लेकिन उसका ड्रीम पाथ अटेनमेंट लेवल तो मास्टर तक भी नहीं पहुंचा था। ये एक प्रॉब्लम थी। यूज बहुत टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा। फैंग युआन ने इस बारे में सोचा और इससे ताल देने का फैसला किया। वो हेवंस विल को अपने खिलाफ साजिश रचने का मौका नहीं देने वाला था। चैप्टर 1850 ईस्टर्न सी में अरेंजमेंट्स करना। चैप्टर 1850 ईस्टर्न सी में अरेंजमेंट्स करना। ईस्टर्न सी शेन क्लैन का हेडक्वार्टर्स पर्पल रोजवुड मिरियड स्पैरो आइलैंड। शेन क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर शेन कॉन्गशेंग ने जोश के साथ कहा, सीनियर चीसी, ये हमारे शेन क्लैन की 6 साउंड टी है, प्लीज लीजिए। फैंग युआन ने सर हिलाया और अपने सामने रखे कप को देखा। 6 साउंड टी शेन क्लैन की सिग्नेचर चाय थी और ये पांचों रीजन्स में जबरदस्त फेमस थी। यह स्पिरिट एफिनिटी हाउस की किंगपू टी, मिरियड ड्रैगन डॉग की ड्रैगन शैडो टी, सदर्न बॉर्डर के कियाओ क्लैन की बविचिंग टी और फैंग क्लैन की 7 लीफ फ्रेग्रेंट टी से बेहतर थी। 6 साउंड टी सिर्फ एक कप में नहीं पी जाती थी, ये 6 चाय के कपों का एक सेट था। इन CHEH कप चाय को बनाने का प्रोसेस, टेम्परेचर, कप का इस्तेमाल, पीने का सीक्वेंस और पीने का बिल्कुल सही तरीका, हर चीज की बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स थी। फैंग युआन ने पहला कप उठाया। ये चाय क्रिस्टल क्लियर थी, जैसे बिना बादलों का आसमान, एकदम पूरे और साफ। ऑटम वुड साउंड। फैंग युआन ने चाय का मजा लेते हुए मन ही मन सोचा। यूज पीते ही वो एकदम रिफ्रेश हो गया और उसका दिमाग साफ हो गया, एकदम पूरे और क्लीन। ऐसा लगा जैसे वो एक बेफिक्र उड़ता हुआ पंछी बन गया हो, या एक ठंडी हवा का झोंका जो पतझड़ के आसमान में आराम से घूम रहा हो। एक पाल के बाद फैंग युआन ने दूसरी कप चाय पी, क्लाउड फ्लो साउंड। इस चाय का टेक्सचर खास था, ये आम चाय की तरह नहीं बल्कि रुई जैसी मुलायम थी। मुंह में जाते ही ये पिघल गई, पानी की एक हल्की ठंडी धार बनकर गले से नीचे उतर गई। बिना किसी शक के ये एक ही घूंट में पी ली गई। चाय पेट में जाने के बाद उसकी जुबान, गले और आंतों पर हल्की धुंध छने लगी। ये घनी चाय की धुंध उसके शरीर में भर गई और उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक में समा गई। बढ़िया चाय है। थोड़ी देर मजा लेने के बाद फैंग युआन तीसरे कप की तरफ बढ़ा। इस चाय का नाम था रिवर मॉर्नफुल क्राई। चाय एक लंबे कप में राखी थी, अंदर की चाय शांत नहीं थी, उसमें हल्की लहरें थी, ये एक छोटी सी नदी जैसी लग रही थी। फैंग युआन ने चाय को अपने मुंह में डाला और उसे एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। वो खुद को भूल गया, उस लगा जैसे वो एक नदी है जो अनेकों मोड़ से गुजरी है। बहुत उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार वो ईस्टर्न सी में मिल गई। ऑटम वुड साउंड, क्लाउड फ्लो साउंड, रिवर मॉर्नफुल क्राई, जेड हार्प, फीनिक्स क्राई, हबिस्कस लाफ्टर। ये CHEH कप अगर अकेले पिए जाते तो भी बेहतरीन चाय था, लेकिन सबसे कमाल की बात यह थी कि ये आपस में जुड़े हुए थे। जब फैंग युआन ने 6 कप पी लिए, तो उस चक्कर सा आने लगा और एक अजीब सा एहसास उसके पांचों सेंसेस पर छा गया। वो गहराई से उसमें डूब गया। जब तक वो होश में आया, 2 घंटे बीत चुके थे। बढ़िया चाय है। इस अनुभव के बाद फैंग युआन ने खुलकर तारीफ की। भले ही मैं दुनिया से अलग रहता हूं, लेकिन मैंने 6 साउंड टी की शोहरत के बारे में सुना है।
आज मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया है, ये अपने नाम पर खरी उतरती है। ये देखकर कि फैंग युआन खुश है, शेन क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर शेन कॉन्गशेंग बहुत खुश हुए और हंसने लगे। सीनियर चीसी की तारीफ सुनकर हमारे क्लैन के गू इमोर्टल्स की 3 दिन और 3 रात की मेहनत सफल हो गई। 6 साउंड टी इमोर्टल मटेरियल्स से बनती थी, सिर्फ गू इमोर्टल्स में से गू रिफाइनमेंट एक्सपर्ट्स हाई इसे बना सकते थे। 6 साउंड टी का पूरा सेट रिफाइन करने के लिए शेन कॉन्गशेंग को भी खुद शामिल होना पड़ा था। इस चाय में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग लेवल्स थे। क्योंकि शेन कॉन्गशेंग इसे रिफाइन कर रहा था, उसने टॉप ग्रेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, जिसमें बहुत सारे रैंक 8 इमोर्टल मटेरियल्स खर्च हुए। रैंक 8 इमोर्टल मटेरियल्स महंगे होते उन्हें गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करना नॉर्मल था, लेकिन अब वो उन्हें चाय के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन के पीने के बाद कुछ नहीं बचा था। ये सच में एक लग्जरी थी, लेकिन इससे पता चलता था कि शेन कॉन्गशेंग फैंग युआन को होस्ट करने के लिए कितना एंथुसियास्टिक था। चाय पीने के बाद शेन कॉन्गशेंग ने फैंग युआन को इस पर्पल रोजवुड मिरियट स्पैरो आइलैंड घूमने के लिए इनवाइट किया। यह आइलैंड खुद एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट था। यह आइलैंड मिट्टी या पत्थर से नहीं बना था, बल्कि एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड से बना था। पर्पल रोजवुड समुंदर की तह में जड़ा हुआ था, उसकी छोटी पानी के ऊपर उगती थी और उसकी शाखाएं आपस में उलझकर ये आइलैंड बनाती थी। इस आइलैंड पर अनेकों प्रजातियां रहती थी, जिनमें से ज्यादातर चिड़िया थी। जब ये चिड़ियां चहचहाती थी तो पर्पल रोजवुड की शाखाएं हिलने लगती और उनसे खूबसूरत आवाजें निकलती थी। ये आवाजें दूर दूर तक फैलती, आसपास के समुंदर को शांत करती हुई। यहां का समुंदर आईने की तरह शांत और स्थिर था, आसमान में बिल्कुल हवा नहीं थी। यही वजह थी सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड के नाम के पीछे। शेन कॉन्गशेंग ने पूरे 2 दिन तक फैंग युआन की गर्माजोशी से खातिरदारी की। वो पूरा टाइम खुद उसके साथ रहा, जबकि कभी कभी शेन क्लैन की कुछ फीमेल इमोर्टल्स को भी फैंग युआन की सेवा में बुलाता। फैंग युआन ने उससे बहुत अच्छे से बात की। जाने से पहले शेन कॉन्गशेंग ने अपने दोनों हाथों से उस तोहफे पेश किए। ये तोहफे बहुत कीमती थी। उनमें ना सिर्फ बहुत सारे इमोर्टल मटेरियल्स बल्कि एंशिएंट डेसोलेट प्लांट सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड के 2 डंडी भी थे। शेन क्लैन का सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड एक इमेमोरियल डेसोलेट प्लांट था। यह हर 800 साल में सिर्फ एक खास शाख पैदा कर सकता था। इन शाखाओं को ग्राफ्ट करके कोई भी एक एंशिएंट लेवल का सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड उगा सकता था। भले हाई सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड की बहुत सी शाखाएं थी, उसकी बाकी शाखाओं को इस मकसद के लिए ग्राफ्ट नहीं किया जा सकता था। सी सप्रेसिंग पर्पल रोजवुड के ये 2 डंडी सिर्फ एंशिएंट डेसोलेट प्लांट्स नहीं थे, बल्कि 2 बड़े साइज के रिसोर्स पॉइंट्स थे। चीसी एंसेस्टर से दोस्ती करने के लिए शेन कॉन्गशेंग ने बहुत इन्वेस्ट किया था, सोंग ची युआन से कहीं ज्यादा। शेन क्लैन आने से पहले फैंग युआन पहले हाई सोंग क्लैन जा चुका था और सोंग ची युआन का स्वागत और मेहमान नवाजी हासिल कर चुका था। इन 2 ट्रिप्स के बाद मेरी रेप्यूटेशन ईस्टर्न सी में फैल जानी चाहिए, नहीं, ये तो पूरे 5 रीजन्स में फैल जानी चाहिए। फैंग युआन ने मन हाई मन सोचा। फैंग युआन की सी एंसेस्टर वाली आइडेंटिटी का पूरी दुनिया में मशहूर होना तो तय था। ये उसी पाल तय हो गया था जब उसने ड्यूक लॉन्ग से टक्कर ली थी। अब मेन ईस्टर्न सी के दूसरे सुपर फोर्सेस के रिएक्शंस का इंतजार करूंगा। वो सब मुझे विजिट करने के लिए इनवाइट करेंगे। फैंग युआन ने प्लान किया। ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम के लिए उसकी में बॉडी हर जगह दावतों में जाएगी। यही तो फैंग युआन चाहता था। ईस्टर्न सी रिसोर्सेज से भरा हुआ था, लेकिन यूएस में एक यूनिफाइड वॉइस की कमी थी। उसके पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके पास बड़ी एस्पिरेशंस या दूर की सोच हो। उसकी पिछली लाइफ के 500 सालों में ईस्टर्न सी दूसरे रीजन से दबा हुआ था। इस लाइफ में भले हाई ईस्टर्न सी ने कई रैंक 8s को एक साथ काम करने के लिए मोबिलाइज किया, वो सिर्फ ड्रैगन पैलेस के पीछे गए। उन्होंने हेवनली कोर्ट या एम्परर सिटी पर हमला करने के बारे में नहीं सोचा। ईस्टर्न सी सदर्न बॉर्डर जैसा नहीं था जिसके पास वू क्लैन था, जिसके पास वू योंग जैसा जबरदस्त कैरेक्टर था। यह नॉर्दर्न प्लेन्स जैसा नहीं था जिसके पास लॉन्जेविटी हेवन था, और यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट जैसा भी नहीं था जिसके पास हेवनली कोर्ट था। ईस्टर्न सी काफी हद तक वेस्टर्न डेजर्ट जैसा था, लेकिन वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमोर्टल्स एक साथ काम करने के आदी थे। उनके रिसोर्सेज भी ईस्टर्न सी के मुकाबले बहुत कम थे। फैंग युआन की यादों में ईस्टर्न सी ने कभी कुछ खास नहीं किया था। भले हाई ईस्टर्न सी के सुपर फोर्सेस के पास गहरी नींव थी और उनके अकेले इमोर्टल्स भी दूसरे 4 रीजन्स के लोगों से कहीं ज्यादा अमीर थे, लेकिन वो बहुत बिखरे हुए थे। क्या होता अगर एक मजबूत लीडर सामने आता? क्या होता अगर उनकी एक आवाज होती?
चीसी एंसेस्टर जैसा इंसान जो कि पाथ कल्टिवेट करता था, उसका ईस्टर्न सी के सुपर फोर्सेस या ज्यादातर गू इमॉर्टल्स के साथ रिसोर्सेज के मामले में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। उसके पास तो ड्यूक लॉन्ग के लेवल की बैटल स्ट्रेंथ भी थी। ये उसकी सबसे बड़ी नींव थी बाकियों को डराने के लिए। क्या कि सी एंसेस्टर ईस्टर्न सी का लीडर बनने में कामयाब हो पाता? ऑफ कोर्स, फैंग युआन यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईस्टर्न सी के सुपर फोर्सेस उसके अरेंजमेंट्स को सुनेंगे और मानेंगे। यह रियलिस्टिक नहीं था। लेकिन नाम का अलायंस लीडर बनना तो पॉसिबल था। क्या शेन कॉन्ग शेंग और सोंग ची युआन इस बारे में नहीं सोच रहे थे? वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि सी एंसेस्टर ईस्टर्न सी के साथ रहे, ताकि फ्यूचर में जब जंग शुरू हो तो वो उसका प्रोटेक्शन हासिल कर सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फैंग युआन भी यही चाहता था। भले ही वो सिर्फ नाम का अलायंस लीडर होता और सुपर फोर्सेस के इंटरनल मामलों में दखल नहीं दे सकता था, जब तक वो ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल वर्ल्ड पर असर डाल सकता, फैंग युआन का मकसद पूरा हो जाता। भूलना मत कि ईस्टर्न सी के 4 रैंक 8 लोन इमॉर्टल्स, जांग येन, ग्रानी रोंग और बाकी सब, पहले से हाई ड्रैगन प्लस के ड्रैगन जनरल्स थे। उनके सपोर्ट और अलायंस लीडर के रूप में फैंग युआन के स्टेटस के साथ वो बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता था। बाकी सब छोड़ो, सिर्फ सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के दौरान, जब हेवनली कोर्ट फेट गू को रिपेयर करने की कोशिश करेगा, फैंग युआन ईस्टर्न सी को लीड कर सकता था और उसकी पावर को सही मौके पर इस्तेमाल कर सकता था। ईस्टर्न सी के रैंक 8 फैंग युआन का फेवर पाना चाहते थे। वो न सिर्फ मेहमान नवाज़ बल्कि उन्होंने उस महंगे तोहफे भी दिए। नॉर्मल टाइम में भी चीसी एंसेस्टर की बैटल स्ट्रेंथ और उसका स्टेन्स उन्हें उस अपनी तरफ करने पर मजबूर कर देता। ए फ्लैट, जब अर्थ ट्रेंचेस निकल रहे थे और पांचों रीजन्स एक हो रहे थे, तो ये और भी जरूरी हो गया था। ड्रैगन प्लस समुंदर में डूब गया और नीचे तब तक जाता रहा जब तक वो समुंदर की तह तक नहीं पहुंच गया। ये समुद्री इलाका बहुत आम लग रहा था, लेकिन ड्रैगन प्लस के थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अंदर से ड्रैगनमैन क्लोन की आवाज गूंजी, ड्रैगन पैलेस आ गया है, गू ट्राइब कहाँ है? उसकी आवाज फैल गई और समुंदर की गहराइयों में गूंजने लगी। ड्रैगनमैन क्लोन ने सब्र से इंतजार किया। कुछ देर बाद समुंदर का नजारा बदल गया और एक दरवाजा खुला, जिसके अंदर छिपा हुआ एक ब्लेस्ड लैंड दिखाई दिया। एक रैंक 8 गू इमॉर्टल बाहर आया और ड्रैगन प्लस को एक सतर्क नजर से देखा, जिसमें थोड़ा एक्साइटमेंट भी था। उसने अपनी मुट्ठी बांधकर कहा, मेन 39,767 गू ट्राइब लीडर हूं। ड्रैगन प्लस का अभी का मालिक कौन है? फैंग युआन का ड्रैगनमैन क्लोन बाहर निकला, मैं वू शुआई हूं। गू ट्राइब के लीडर का एक्सप्रेशन हिला। उसने पूछा, तुम्हारा फैंग युआन से क्या रिश्ता है? ड्रैगनमैन क्लोन जोर से हंसा, म्यूचुअल कोऑपरेशन, फैंग युआन की हेल्प के बिना मैं जिंदा कैसे हो सकता था? गू ट्राइब के लीडर ने सर हिलाया। वो हैरान नहीं था। ड्यूक लॉन्ग, फैंग युआन और साथ हाई सी एंसेस्टर और ड्यूक लॉन्ग की लड़ाई की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। ड्रैगनमैन क्लोन का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। दुनिया तेजी से बदल रही है, अहम पाल आ रहा है। गू ट्राइब लीडर, क्या तुम्हारा ट्राइब अभी भी हमारे 1 मिलियन साल पुराने समझौते को मानता है? गू ट्राइब का लीडर मुस्कुराया। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। हमें इस मामले पर गहराई से चर्चा करनी होगी, सीनियर वू शुआई, प्लीज अंदर आइए। ऐसा कहकर उसने रास्ता दे दिया। चैप्टर 1851 तीन रीजन्स में दखल देना। चैप्टर 1851 तीन रीजन्स में दखल देना। ड्रैगनमैन क्लोन पहले ड्रैगन प्लस में घुसा, फिर इस इमॉर्टल गू हाउस के अंदर रहते हुए हाई ब्लेस्ड लैंड में उठ गया। यह ब्लेस्ड लैंड गू ट्राइब का हेडक्वार्टर्स था। यह एक अनजान इलाका था और गू ट्राइब के लीडर का कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 था। ऐसे सिचुएशन में अलर्ट रहना ही ज्यादा सेफ था। जैसे हाई वो ब्लेस्ड लैंड में घुसा, उसने एक विशाल इलाका देखा। यह ब्लेस्ड लैंड बहुत बड़ा था। यह कुछ ग्रोटो हेवन से भी बड़ा था। ब्लेसड लैंड के अंदर वो हर तरह के इमॉर्टल मटेरियल्स देख सकता था, जिनमें से ज्यादातर अभी के दौर में खत्म हो चुके थे। फैंग युआन के क्लोन को काफी कुछ नया देखने को मिला। बेशक इस ब्लेस्ड लैंड का फाउंडेशन लैंड या ब्लेस्ड लैंड से कंपेयर नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये उससे ज्यादा पीछे भी नहीं था। ड्रैगनमैन क्लोन वू शुआई ने सोचा, फैंग युआन ने जितने भी ब्लेस्ड लैंड्स देखे थे, उनमें से लंग या ब्लेस्ड लैंड का फाउंडेशन सबसे गहरा था, उसके बाद इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड, और ये अब तीसरा था। गू ट्राइब ब्लेस्ड लैंड, 1 मिलियन साल से भी ज्यादा का डेवलपमेंट। गू ट्राइब के लीडर्स की जनरेशंस का कम से कम रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, ज्यादातर रैंक 8 थे। ऐसे एक्सपर्ट के प्रोटेक्शन में इस ब्लेस्ड लैंड की कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस कोई खतरा नहीं थे। इसके अलावा गू ट्राइब में इंसान नहीं हैं, उन्हें हेवंस विल की मदद मिलती है। भले ही कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस आएं,
वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगी। वू शुआई ने मैन हाईमैन सोचा। हेवंस विल का तरीका था जरूरत से ज्यादा चीजों को लेना और कामियों को पूरा करना, इसका जोर बैलेंस पर था। अभी इंसान दुनिया के मालिक द और सारी वेरिएंट ह्यूमन फोर्सेस को दुनिया के किसी कोने में दया की जिंदगी जीने पर मजबूर किया गया था। इसलिए कोई भी वेरिएंट ह्यूमन ग्रुप को हेवंस विल की मदद मिलती थी। सीनियर वू शुआई, प्लीज मेरे साथ आइए, गू ट्राइब के लीडर ने शिष्टता से कहते हुए रास्ता दिखाया। ड्रैगनमैन क्लोन वू शुआई पीछे पीछे चला। कुछ देर उड़ने के बाद वो दोनों एक घने जंगल में उतरे। इस प्राचीन जंगल में एक बहुत बड़ा ट्राइब था जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग थे। इस ट्राइब में रहने वाले सभी बीस्टमैन थे। हाँ, ये गू ट्राइब एक बीस्टमैन ट्राइब थी। इंसानों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बीस्टमैन खत्म हो चुके थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि किस्मत ने उन्हें जीने का एक मौका दिया था। बीस्टमैन ब्लडलाइन की एक वंश बच गई थी और आज तक जिंदा थी, दुनिया से अलग थलग। वू शुआई का पूरे ट्राइब ने गर्माजोशी से स्वागत किया। जल्द ही दावत तैयार थी। गू ट्राइब के लीडर ने वू शुआई को बैठने के लिए इनवाइट किया। वू शुआई ड्रैगन पैलेस से बाहर निकला, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स के रूप में 2 ड्रैगन जनरल्स थे। गू ट्राइब लीडर की ईद थोड़ी सिकुड़ गई और वो जोर से हंसा, उसका रवैया पहले से भी ज्यादा जोशीला हो गया था। वू शुआई ने अपने सिर्फ आधे ड्रैगन जनरल्स को हाई सामने लाया, लेकिन उनमें से हर एक का कल्टिवेशन लेवल गू ट्राइब के लीडर की तरह रैंक 8 था। इस बीस्टमैन ब्लेस्ड लैंड के अंदर गू ट्राइब के लीडर के अलावा कोई और रैंक 8 मौजूद नहीं था। अपने ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशंस की वजह से फैंग युआन के क्लोन को इस बीस्टमैन ट्राइब के बारे में काफी अच्छी समझ थी। कुछ देर बात करने के बाद वू शुआई को गू ट्राइब के बारे में और साफ समझ आ गई। गू ट्राइब के लीडर के दिल में जो शक वो भी इस बातचीत के बाद दूर हो गए। इस बीस्टमैन ट्राइब में ज्यादातर मछली के सिर और इंसानी शरीर वाले सदस्य थे। उनके गालों पर गिल्स दी, कान फिन्स दी और पीठ पर न्यूक्लियर फिन्स थे। इसके अलावा कुछ के पास मेंढक के पैर कुछ के पास समुद्री पक्षियों के पंख, कुछ कछुए के खोल उठाए हुए और कुछ के सिर पर हरे समुद्री घास का एक घेरा था। ये बीस्टमैन असल में समुंदर में रहते थे। उस जमाने में बीस्टमैन रेस शक्तिशाली से कमजोर हो गई, उनका जमीन से सफाया हो गया, सिर्फ समुंदर में रहने वाला ये छोटा सा ग्रुप बच गया। क्योंकि बीस्टमैन रेस कमजोर हो गई जबकि इंसान दुनिया पर हावी हो गए, इस बीस्टमैन के ग्रुप को समुंदर में ही ठीक होना पड़ा। उन्होंने कोई भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इंसानों से उनकी दुश्मनी कभी भुलाई नहीं गई थी। लगभग हर जनरेशन के गू ट्राइब लीडर के ऐसे ही इरादे वो इंसानों में आपसी झगड़ा पैदा करना चाहते ताकि उन्हें उभरने का मौका मिल सके। इतिहास में असली वू शुआई अपनी जनरेशन के गू ट्राइब लीडर से मिला था और उनके विचारों के मिलने की वजह से ही उसने वू शुआई को इमोर्टल बनने में मदद की थी। वो एक साथ फेट गू के पीछे गए थे। वो एक जबरदस्त इंसान था। ड्रैगनमैन एक्सटर्मिनेशन से निपटने के लिए वू शुआई ने गू ट्राइब के लीडर से बात की थी। उन्होंने दोनों रेसेस के बीच एक अलायंस अग्रीमेंट बनाया था। पहले ब्लेस्ड लैंड के दरवाजे पर फैंग युआन के क्लोन और इस जनरेशन के गू ट्राइब लीडर के बीच जो बातचीत हुई वो इसी एग्रीमेंट के बारे में थी। ये असली वू शुआई का छोड़ा हुआ अरेंजमेंट था। उसने इसे ड्रैगनमैन रेस को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए तैयार किया था। फ्लैट जब फैंग युआन ने ड्रैगन पैलेस को इनहेरिट किया था, वो नेचुरल है कि इस अरेंजमेंट का फायदा उठाना चाहता था। गू ट्राइब इतने सालों से समुंदर के नीचे डेवलप हुआ था और गू ट्राइब का लीडर एक रैंक 8 एक्सपर्ट था। उनके गहरी फाउंडेशन के साथ फैंग युआन उनकी ताकत का अच्छा इस्तेमाल करना चाहता था। हेवनली कोर्ट से निपटने के लिए और ज्यादा ताकत इकट्ठा करना, ये कुछ ऐसा था जो फैंग युआन करना चाहता था। जब फैंग युआन का वू शुआई क्लोन और गू ट्राइब का लीडर खुशी खुशी बात कर रहे थे, वेस्टर्न डेजर्ट में यांग जीहे और जैंग येन कामयाब हो चुके थे। रंबो, एक तेज आवाज के साथ यांग जीहे ने अपना आखिरी हमला पूरा किया। देखने पर यहां का खुशहाल ओएसिस अब मलबे में बदल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। यह फैंग क्लैन का एक बड़ा रिसोर्स पॉइंट था जिसे अब इस तरह तबाह कर दिया गया था कि उसके आबाद होने का कोई चांस नहीं था। हमें चलना चाहिए। ये तीसरी जगह है जिसे हमने तबाह किया है। मास्टर के ऑर्डर्स के मुताबिक हम अब वापस जा सकते हैं। चलो पहले चेक कर लें कि हमने कोई क्लू तो नहीं छोड़ा। दोनों ड्रैगन जनरल्स ने ध्यान से जांच की और जब यकीन हो गया कि कुछ नहीं बचा है तो वो वहां से निकल गए। फैंग क्लैन में हाहाकार मच गया। एक ही दिन में 3 बड़े रिसोर्स पॉइंट्स खोना, फैंग क्लैन का नुकसान छोटा नहीं था। डांग क्लैन भी हैरान था क्योंकि मलबे में कुछ शब्द लिखे हुए छोड़े गए थे। डोंग लू चेन यहां आया था। डोंग लू चेन डोंग क्लैन का पहला सुप्रीम एल्डर था। पहले
फैंग क्लैन ने उससे बदला लिया था, एक थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करके डांग क्लैन के एक ओएसिस रिसोर्स पॉइंट को तबाह कर दिया था। खबर सुनने के बाद डोंग लू चेन का चेहरा काला पड़ गया और उसने गाली देते हुए कहा, ये बेशरम लोग जो खुद को राइचस पथ कहते हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की, और वो भी इतने घटिया तरीके से। अगर मुझे असली मुजरिम मिल गया तो मैं न्यूज़ छोड़ूंगा नहीं। डोंग लू चेन को फैंग युआन पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसका शक फैंग क्लैन और डांग क्लैन के अलावा दूसरे सुपर फोर्सेस पर था। ये साफ साफ फूट डालने की साजिश थी। अगर फैंग क्लैन इसमें फंस जाता और डांग क्लैन से बदला लेना शुरू कर देता तो वेस्टर्न डेजर्ट के अन्य सुपर क्लान्स का सबसे पहले फायदा होता। डोंग लू चेन बैठकर इंतजार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत फैंग क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर फैंग गोंग को एक खत भेजा। फैंग क्लैन के पास विजडम पाथ गू इमॉर्टल फैंग दी चांग था। वो ऐसी साजिश में नहीं फंसते। सोचने के बाद फैंग दी चांग ने फैंग गोंग से डोंग लू चेन को एक खत भेजकर असली मुजरिम को ढूंढने के लिए साथ काम करने को कहा। ये एक बेहतरीन चाल थी। जब डोंग लू चेन को खत मिला तो यूज एहसास हुआ कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। वो जानता था कि फैंग क्लैन डोंग क्लैन को अपनी तरफ खींचने और उन्हें अपना साथी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डोंग लू चेन बेवकूफ नहीं था। डांग क्लैन और फैंग क्लैन की सीमाएं आपस में मिलती थी। जब फैंग क्लैन फ्यूचर में मजबूत होगा तो वो सबसे पहले डोंग क्लैन के इलाके और फायदों को हड़पेगा। लेकिन अगर उसने मुजरिम को ढूंढने की कोशिश नहीं की तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो खुद को दोषी मान रहा है? डोंग लू चेन ने थोड़ी देर सोचा। उसने क्राइम सीन पर जाकर फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स के साथ मुजरिम को ढूंढने की कोशिश करने का फैसला किया। जाहिर है उन्हें सच्चाई नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि फैंग युआन ने इस काम के लिए 2 ड्रैगन जनरल्स को भेजा था। उसके पास उन्हें सच्चाई से भटकाने के तरीके जरूर थे। इस तरह फैंग क्लैन और डांग क्लैन को अपना जवाब मिल गया, जो उनके आसपास की दूसरी फोर्सेस की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन फैंग क्लैन और डांग क्लैन शांत थे। उन्होंने जाकर दूसरों से सवाल नहीं किए, बस इस बात को अपने दिल में रखा। दोनों ही बहुत संयमित थे। डोंग लू चेन ने इन कुछ क्लान्स के नाम याद रखे। वो उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता था। आखिरकार फैंग क्लैन से निपटने के लिए उनकी जरूरत थी, और फैंग क्लैन स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इन सुपर फोर्सेस का खुल्लम खुल्ला विरोध नहीं करेगा। आखिरकार वो अकेला था, जबकि डिवाइन बीन प्लस को रिफाइन होने में अभी बहुत टाइम था। सेकेंड सुप्रीम एल्डर, सिचुएशन और खतरनाक होती जा रही है। क्या आप सच में अकेले डिवाइन बीन प्लस को सुलझा सकते हैं? ये बहुत थका देने वाला नहीं है? वो सुंग बुजिन एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल है। शायद वो आपकी मदद कर सकता है और आपका कुछ काम हल्का कर सकता है। फैंग गोंग ने फैंग दी चांग को सुझाव दिया। उसके हिसाब से सुंग बुजिन ने डिवाइन बीन प्लस की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो उसमें घुस चुका था। फ्लैट जब वो फैंग क्लैन का एक्सटर्नल सुप्रीम एल्डर था, वो उन्हीं में से एक था और भरोसेमंद था। फैंग दी चांग ने इस बारे में सोचा लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाया। आखिर में उसने एक आह भरी, मुझे इस बारे में सोचने दो। सदर्न बॉर्डर शिया क्लैन के हेडक्वार्टर्स में शिया चा भी आहें भर रही थी। यूज फैंग युआन ने रिहा तो कर दिया था, लेकिन भले ही उसका जिस्म और आत्मा उसके पास उसका इमॉर्टल एपर्चर फैंग युआन ने ले लिया था और अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में मिला लिया था। शिया चा अब रैंक 8 गू इमॉर्टल नहीं थी, वो एक मोर्टल थी। भले ही वो अभी भी नाम के लिए शिया क्लैन की पहली सुप्रीम एल्डर थी, शिया चा को ये स्टेटस एक मजाक लग रहा था। वे अब किसी काम की नहीं रही। तो क्या हुआ अगर मैं पस्त में रैंक 8 थी? फैंग युआन, तेरे तरीके कमाल के हैं। अगर मैं इस गहरी नफरत का बदला कभी ले पाई तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी, तेरी नसें नोच लूंगी और तेरी हड्डियों को पीस कर राख बना दूंगी। ऐसा सोचते हुए शिया चा ने फिर एक आह भरी। वो खुद जानती थी कि बदले की ये उम्मीद बहुत कम थी। खुशखबरी, खुशखबरी, लेडी शिया चा। इसी पाल शिया क्लैन का तीसरा सुप्रीम एल्डर दौड़ता हुआ आया। कैसी खुशखबरी? शिया चा ने यूज घूरते हुए पूछा। शिया क्लैन के तीसरे सुप्रीम एल्डर ने शिया चा को एक इन्फॉर्मेशन पाथ मॉर्टल गू दिया। ये वो खत है जो शैतान फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन से भेजा है। शिया चा ठंडी हंसी हंसी, ये शैतान चालाक और लालची है। उसने न सिर्फ हमें पकड़ा बल्कि हमारे जिस्म और आत्मा को अलग कर दिया, बार बार हमें लूटा। वो सच में मौत का हकदार है। अभी फैंग युआन के पास हमसे लूटने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मुझे ये खत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बस फैंग युआन का एक नया आइडिया है हमारे सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ को लूटने का। शिया चा ने लगातार अपना सिर हिलाया। शिया क्लैन के तीसरे सुप्रीम एल्डर ने सर हिलाया। लेडी शिया चा सही कह रही हैं,
फैंग युआन के इरादे साफ हैं। वो आजकल लकपात इमॉर्टल मटेरियल्स खरीद रहा है, लगता है वो बहुत सारे लकपात इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा है। लेकिन इस बार उसका ऑफर सच में, क्या वो इमॉर्टल गू ऑफर कर रहा है या वो गू के बदले गू एक्सचेंज करना चाहता है? शिया चा ने भावे सिकोड़ ली और फिर अपना हाथ हिलाया। इस मामले के लिए तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, सेकंड सुप्रीम एल्डर को इससे हैंडल करने दो। अगर ये हमारे क्लैन के लिए फायदेमंद इमॉर्टल गू है तो एक्सचेंज कर लेते हैं। इस बार फैंग युआन एक मोर्टल गू ऑफर कर रहा है। HMPH एक मोर्टल गू के बदले इमॉर्टल गू या इमॉर्टल मटेरियल्स एक्सचेंज करना चाहता है। ख्याली पुलाव। शिया क्लैन का तीसरा सुप्रीम एल्डर मुस्कुराया। लेडी शिया चा, आपको पहले ये देखना चाहिए। शिया चा ने इन्फॉर्मेशन पाथ गू वर्म लिया और उस देखते हुए ताना मारा। क्या फैंग युआन पागल हो गया है? वो सिर्फ एक मोर्टल गू के बदले इतने सारे इमॉर्टल मटेरियल्स लेना चाहता है। मैं देखना चाहती हूं कि यह कौन सा गू है। शिया चा ने खत में जरूरी इंफॉर्मेशन देखी और उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। वो तेजी से खड़ी हुई और एक ऐसे टोन में बोली जिसे टाला नहीं जा सकता था, मुझे ये मॉर्टल गू हर हाल में चाहिए, हमें इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है। फैंग युआन को लकपात इमॉर्टल मटेरियल्स चाहिए। द डू यूज शब्द डू। चैप्टर 1852 गू रिफाइनमेंट पर मुकाबला। चैप्टर 1852 गू रिफाइनमेंट पर मुकाबला। सदर्न बॉर्डर। बा क्लैन मैंशन माउंटेन। बाशिबा ने एक रैंक 1 मॉर्टल गू को बहुत संभाल कर पकड़ा हुआ था और बिना पल के झपकाए उस घूर रहा था। वो पूरी तरह कंसंट्रेट कर रहा था। यह सेकंड एपर्चर गू है। उसने ध्यान से देखा। ये गू वर्म एक बीटल जैसा दिखता था जिसके डू न्यूक्लियस सायर दी और बीच का हिस्सा मोटा था। इसका साइज एक नौजवान की मुट्ठी के बराबर था। ये नीले जड़े जैसा था और छूने में नरम और ठंडा महसूस होता था। उसकी मोटी पीठ पर एक सुनहरी आंख थी। सुनहरी आंख में बिजली चमक रही थी, जैसे उसकी अपनी ही कोई सोच हो। इस गू वर्म के बदले में बा क्लैन ने अपने इन्वेंट्री में मौजूद लगभग सारे लकपात इमॉर्टल मटेरियल्स खर्च कर दिए थे। फैंग युआन उन्हें लूट रहा था लेकिन बाशिबा को यह मंजूर करना पड़ा। भले ही ये एक छोटा सा रैंक 1 गू था, इसने यूस इस दुनिया में जीने का हौसला और उम्मीद दी थी। सेकेंड एपर्चर गू का इस्तेमाल बहुत आसान था। इसके लिए प्राइमीवल एसेंस या इमॉर्टल एसेंस की जरूरत नहीं थी। बस अपना खून गू पर टपका कर और जब तक वो पूरा ना भर जाए उस खिलाकर वो खुद ब खुद फट जाता और अपना काम कर देता। सेकेंड एपर्चर गू के फटने के बाद उसने बाशिबा के शरीर में एक छोटा सा एपर्चर बना दिया। ये एक रैंक 1 एपर्चर था, कल्टीवेशन का सबसे निचला रैंक। लेकिन ये देखकर बाशिबा की ऐंठ लाल हो गई। वो इतना एक्साइटेड था कि उसका पूरा जिस्म जोर जोर से कांपने लगा। भले ही वो शैतान फैंग युआन हमें लूट रहा हो, मुझे ये खरीदना ही था। इस एपर्चर के साथ मैं फिर से कल्टिवेट कर सकता हूं। रैंक 1 से 5 तक मेन रेलक गू इस्तेमाल कर सकता हूं। रैंक 6 के बाद निक्लैन के गू इमॉर्टल्स की मदद से ट्रिब्यूलेशन से गुजर सकता हूं। लेकिन मेरे पहले इमॉर्टल एपर्चर के फाउंडेशन और अचीवमेंट्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। ये सोचते ही बाशिबा ने दांत पीस लिए। वो फैंग युआन के लिए नफरत से भर गया। फैंग युआन ने यूज पकड़ा और सोल सर्च किया, यहां तक कि उसका पहला एपर्चर भी ले लिया। भले ही उसने सेकंड एपर्चर गू दिया, ये लूटने का एक और तरीका था। बाशिबा के लिए जो पहले रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल पर था, ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। फैंग युआन, बस तू देखता जा, एक दिन मैं इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। जो दर्द ट्यून मुझे दिया है मैं तुझे 100 गुना करके लौटाऊंगा। तुझे भी इस एहसास का मजा आएगा। बाशिबा का चेहरा बेरहम था। पिछले कुछ दिन उसके लिए अच्छे नहीं गुजरे थे। वो अभी भी बा क्लैन का पहला सुप्रीम एल्डर था, लेकिन फैंग युआन के हाथों पकड़े जाने के बाद ना सिर्फ उसकी इज्जत गिरी बल्कि वो अब एक अपाहिज भी बन चुका था। शिया चा के मुकाबले बाशिबा की हालत ज्यादा खराब थी, क्योंकि जब वो पकड़ा गया था बा क्लैन को एक नया रैंक 8 गू इमॉर्टल मिल गया था। बादा के रैंक 8 गू इमॉर्टल बनने के बाद वो तुरंत सेकंड सुप्रीम एल्डर बन गया और बा क्लैन के मामलों को देखने लगा। बाशिबा की अथॉरिटी छीन ली गई थी। शुक्र है मेरे पास अब ये सेकंड एपर्चर गू है। मेरे पास कल्टीवेशन का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं दर्जनों ट्रिब्यूलेशन से गुजरा हूं। फिर से इमॉर्टल बनना आसान होगा, मुझे पूरा यकीन है। मुझे अपना टाइम अच्छे से इस्तेमाल करना होगा और जल्दी से फिर से गू इमॉर्टल बनना होगा। आखिरकार मेरा असर टाइम के साथ कम होता जाएगा। मुझे अपने बचे हुए इन्फ्लुएंस का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा और अपने कल्टीवेशन प्रोसेस को जितना हो सके स्मूथ बनाने की कोशिश करनी होगी। बाशिबा के अपने प्लान्स
उसने पहले ही काफी रैलक गू तैयार कर लिए थे। तुरंत उसने उन सब का इस्तेमाल किया और तेजी से रैंक 1 पीक स्टेज गू मास्टर बन गया। लेकिन इस पॉइंट पर बाशिबा ने अपनी एपर्चर वॉल्स पर कितना भी अटैक किया, वो हिली तक नहीं। ये क्या हो रहा है? मेरा कल्टिवेशन लेवल फंस गया है। इस सेकंड एपर्चर में कुछ गड़बड़ है। बाशिबा चेक करने के बाद गुस्से और शॉक में आ गया। यूज लगा जैसे उस धोखा दिया गया है। उसने एक बहुत बड़ी कीमत पर एक नकली चीज खरीद ली थी। उसने तुरंत अपने करीबी गू इमॉर्टल्स को बुलाया और उन्हें फैंग युआन से कांटेक्ट करने को कहा, यह पूछने के लिए कि ये क्या सिचुएशन है। फैंग युआन प्राइमोर्डियल ओरिजिन के असली इनहेरिटेंस पर रिसर्च कर रहा था। उसका एक्सप्रेशन हल्का सा मुस्कुराहट में बदल गया जब उसकी ऊँग में ठंडी रोशनी चमकी। लगता है उन्हें प्रॉब्लम का पता चल गया है। लेकिन वो इसके लिए तैयार था। उसने तुरंत जवाब दिया। बाशिबा ने उसका जवाब सुना और गुस्से में अपना पसंदीदा टीकप तोड़ दिया। शैतान, तू हद से आगे जा रहा है। पता चला कि फैंग युआन ने सिर्फ ये बताया था कि उसका सेकंड एपर्चर गू एक दूसरा एपर्चर जागा सकता है। उसने ये नहीं कहा था कि कल्टिवेशन एडवांसमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को गुमराह करने के लिए फैंग युआन ने अपनी खुद की फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया जब उसने पहली बार सेकंड एपर्चर गू का इस्तेमाल किया था। बाशिबा ने बेवकूफ़ी से सोच लिया था कि ये सेकंड एपर्चर गू यूज तेजी से फिर से गू इमॉर्टल बनने देगा। शिया चा की तरफ एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल ने इस प्रॉब्लम को नोटिस कर लिया था। इसलिए फैंग युआन ने शिया चा को बताया कि ये सेकंड एपर्चर गू असल में एक इमॉर्टल गू था। उसने इसे मॉडिफाई करके रैंक 1 से 6 तक की गू की एक सीरीज बना दी थी। रैंक 1 सेकंड एपर्चर गू किसी को रैंक 1 कल्टिवेशन लेवल दे सकता था। रैंक 2 से 5 तक बाकियों का भी यही लॉजिक था। शिया चा ने तुरंत रैंक 6 सेकंड एपर्चर गू खरीदना चाहा, लेकिन फैंग युआन के जवाब ने उस लाजवाब कर दिया, मैं सिर्फ रैंक 1 सेकंड एपर्चर गू बेच रहा हूं। लगता है बाशिबा की हालत शिया चा से भी खराब है। फैंग युआन मुस्कुराया। वो इस छोटी सी घटना से बाशिबा के दिल की बेचैनी देख सकता था। इसका मतलब है कि बाद रैंक 8 बैन चुका है, भले हाइबा क्लैन इस बारे में चुप है। ये अच्छी बात है। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स की फैंग युआन से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, लेकिन उनका एक कॉमन दुश्मन था, हेवनली कोर्ट। हेवनली कोर्ट फेट गू को रिपेयर करना चाहता था। पिछली लाइफ में फैंग युआन सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ का रवैया पहले ही देख चुका था। इसलिए फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर इमॉर्टल्स के जिस्म और आत्मा लौटा दिए। भले ही उसने उनके इमॉर्टल एपर्चर्स को अपने में मिला लिया, उसने उन्हें सेकंड एपर्चर गू भी दिया। उसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स के पास कुछ हद तक बैटल स्ट्रेंथ बची रहे, जो हेवनली कोर्ट के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए काफी हो। इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद, मुश्किलों और कठिनाइयों से गुजरकर फैंग युआन आखिरकार हेवनली कोर्ट के बड़े प्रेशर से बचने में कामयाब हो गया। फ्लैट उसके पास गहरी नींव और बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स थे। वो पांचों रीजन्स की पॉलिटिक्स में दखल देने के काबिल था। वो चुपके से कई तरीके इस्तेमाल करके एक बड़ा प्लान बना सकता था जो हेवनली कोर्ट को घेर लेगा। अनजाने में ही वो एक मोहरे से बढ़कर शतरंज का खिलाड़ी बन चुका था। फैंग युआन, मैं तेरा मांस खाना और तेरा खून पीना चाहता हूं। बाशिबा ने खत को देखा और उसका शरीर गहरी नफरत में कांप रहा था। आखिरकार वो फैंग युआन का मकसद समझ गया था। फैंग युआन ने सेकंड एपर्चर गू का एक सेट रिफाइन किया था। अगर बाशिबा अपना कल्टिवेशन लेवल रैंक 1 से 2 से 3 वापस पाना चाहता था, तो यूज रैंक 6 सेकंड एपर्चर गू तक का पूरा सेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि एक प्रॉपर इमॉर्टल एपर्चर हासिल कर सके और आखिरकार रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल पर वापस आ सके। कहने का मतलब यह था कि अगर बाशिबा अपनी पुरानी शान वापस पाना चाहता था, तो यूज फैंग युआन से CHEH बार लूटा जाना पड़ेगा। बाशिबा ने गालियां दी और कुछ और चीजें इधर उधर फेंकी, फिर वो धीरे धीरे शांत हुआ। अपने बिखरे हुए स्टडी रूम को देखते हुए उसने एक पाल के लिए सोचा और फिर जोर से हंसा। बाशिबा, ओ बाशिबा, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम पहले ही हार चुके थे और पकड़े गए थे। ये बहुत बड़ी किस्मत थी कि तुम बच गए। तुम अभी भी नुकसान और फायदे के बारे में इतने परेशान कैसे हो सकते हो? तो क्या हुआ अगर मैं अपना कल्टिवेशन वापस नहीं पा सकता, तो क्या? जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा, मुझे मरने के बाद भी कोई अफसोस नहीं होगा। वो बड़बड़ाया, जैसे वो खुद को समझा रहा हो। ऐसा कहने के बाद उसका शरीर रिलैक्स हो गया। उस लगा जैसे उसका दिमाग साफ हो गया है। वो एक ऊंचाई से देख सकता था, एक ऐसा नज़ारा जो वो तब नहीं देख पाया था जब वो रैंक 8 था। ये इंसानी जिंदगी का नज़ारा था। वो पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। फैंग युआन, तू शैतान है,
तू सच में जबरदस्त है, मैं एक बार फिर तेरे जाल में फंस गया। उसके दिल में नफरत खत्म नहीं हुई थी, लेकिन बाशिबा ने मुस्कुराना और हकीकत का सामना करना शुरू कर दिया। अब वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। इस पल, भले ही उसका कल्टिवेशन लेवल ज्यादा नहीं था, वो इस वक्त से कहीं ज्यादा बेफिक्र और शांत था जब वो रैंक 8 था। मेरे पास अब ज्यादा चॉइस नहीं है, मुझे उसकी लूट को एक्सेप्ट करना होगा। आखिरकार इमॉर्टल बनना अब सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। बाशिबा के दिल में सब साफ हो गया था। क्लैन पर भरोसा किया जा सकता था, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। उसका इन्फ्लुएंस और फेवर्स जो उसने पस्त में जमा किए थे, वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाएंगे, खासकर जब क्लैन में एक नया रैंक 8 गू इमॉर्टल आ गया हो। यूज तेजी से काम करना होगा। सादी हुई मिट्टी का खूनी पाउडर, जमीन में खजाने का फूल, जड़े की हड्डी पंखुड़ियों में बदल गई, बर्फीले मसल्स डंडी में और सुनहरी रेलक फूल के दिल में। एक चमकदार सितारों की आग, बर्फ और बर्फ को मैदानों में इकट्ठा करो। यांग क्लाउड नीचे एलिक्सिर फायर से जलता है और यिन क्लाउड ऊपर सोने जैसी रेत बिखेरता है। बीच में जानवरों के भूत डालो जब तक बिजली ना कड़के, जानवर की ताकत का प्लेसेंटा बनाते हुए, और एपर्चर्स जमा करना शुरू करो। ये उसके सेकंड एपर्चर गू का गू रेसिपी था। फैंग युआन ने इसे 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड से हासिल किया था। पहला हिस्सा ओरिजिनल जैसा ही था, फैंग युआन ने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया था, लेकिन बाद का हिस्सा पूरी तरह बदल दिया गया था, उस पहचाना नहीं जा सकता था। फैंग युआन ने इस गू रेसिपी को मॉडिफाई किया था, रैंक 6 इमॉर्टल गू रेसिपी से गू की एक सीरीज में। फैंग युआन के पास रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर और ह्यूमन पाथ ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल था। उसके पास विजडम की रोशनी भी उसकी मदद के लिए थी, इस डिडक्शन को करना मुश्किल नहीं था। इस गू वॉर्म्स के सेट से मैं उन्हें पूरा लूट सकता हूं। अगर लूटने का मौका नहीं मिला तो मैं अपने मौके खुद बनाऊंगा। असल में यह मेथड ईस्टर्न सी, वेस्टर्न डेजर्ट और नॉर्दर्न प्लेन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रही बात सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स की, तो उन्हें मार देना ही बेहतर है। फैंग युआन एक बेईमान व्यापारी था जिसमें कोई हमदर्दी नहीं थी। मॉर्टल लेवल सेकंड एपर्चर गू की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम थी, उसके लिए लाइफ स्पैन गू या इमॉर्टल मटेरियल्स की जरूरत नहीं थी। उसके लिए इंसानी एपर्चर्स की ज्यादा जरूरत थी। इंसानी एपर्चर्स बस गू मास्टर एपर्चर्स थे। फैंग युआन ने बस कुछ ह्यूमन गू मास्टर्स को पकड़कर गू मटेरियल्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, ये आसान और सस्ता था। लेकिन उसने उन्हें सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा, वो सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। और ये सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स सेकंड एपर्चर गू को अपनी जान बचाने वाली रस्सी समझ रहे थे, उनकी जिंदगी की इकलौती उम्मीद। फैंग युआन जो भी कीमत मांगता, वो बिना किसी विरोध के यूज एक्सेप्ट कर लेते। ऑफ कोर्स, फैंग युआन ने उनकी हद और फ्यूचर में सेंट्रल कॉन्टिनेंट का विरोध करने की ओवरऑल सिचुएशन को भी ध्यान में रखा था। सक्सेस, लॉर्ड फैंग युआन, हमने एक और लकपात इमॉर्टल गू रिफाइन कर लिया। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स ने फिर से खुशखबरी दी। बहुत अच्छा, काम जारी रखो। फैंग युआन ने आराम से तारीफ की। सदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को ये लूटना सेकंड एपर्चर गू की वजह से बहुत सक्सेसफुल रहा। कई क्लैंस ने अपने कीमती लकपात इमॉर्टल मटेरियल्स दे दिए। उनके मिलते ही फैंग युआन ने हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को बिना रुके लकपात इमॉर्टल गू रिफाइन करने का ऑर्डर दिया। इमॉर्टल गू रिफाइन करने की कीमत ज्यादा थी, उसके लकपात इमॉर्टल मटेरियल्स कम हो रहे थे, लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा था। पिछले कुछ दिनों में कई लकपात इमॉर्टल गू रिफाइन किए गए, जो फैंग युआन की मिल्कियत बन गए। हेवनली कॉर्ट, डैम, मैं फिर फेल हो गया। युआन कोंगडू का चेहरा रख जैसा हो गया था। अपने सामने रख के ढेर को देखते हुए उसका एक्सप्रेशन बहुत खराब था। इस दौरान उस बस विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच्चाई है। पहले उसने फिक्स्ड स्पेस गू रिफाइन करने की कोशिश की, वो फेल हो गया। हाल ही में उसने कई लकपात गू वर्म रिफाइन करने की कोशिश की, वो फेल हुआ और फेल हुआ। मेरे मेथड्स गलत नहीं हैं, प्रोसेस भी स्मूथ था, लेकिन इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। इनमें से बहुत सारे इमॉर्टल गू पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मैं उन्हें रिफाइन नहीं कर सकता। साई, काश में पता लगा कि कौन से इमॉर्टल गू पहले से मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा होता। फैंग युआन की पहले लकपात इमॉर्टल गू रिफाइन करने की चाल ने हेवनली कोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये एक छुपा हुआ आमना सामना था, जो भी पहल करता, सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता। भले हाई हेवनली कोर्ट का फाउंडेशन गहरा था और उनका इन्वेंट्री अतः था, फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ का फायदा उठाया और इस मामले में हेवनली कोर्ट को बुरी तरह दबा दिया। जब तक फैंग युआन अब रुक नहीं जाता, युआन कोंगडू फेल होता रहेगा,
उस ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। चैप्टर एंड।